बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला कहां से शुरू किया जाए? एक शब्द है आलोचना, एक शब्द है समालोचना और एक तीसरा शब्द है जिसे कहते हैं आरोप। आज जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू तो यहीं से होगा। आलोचना, समालोचना। समालोचना मतलब अगर आप पूछेंगे आलोचना समालोचना में क्या, तो क्रिटिक जो अंग्रेजी का उसका तर्जुमा है या उसका अनुवाद है वो ये है, और क्रिटिसिज्म वो है आलोचना। और लेकिन इसके बीच में एक बहुत डिफरेंस है। आरोप उसके ठीक विपरीत खड़ी हुई चीज है कि हम आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं। ये बात दरअसल आलोचना और आरोप की बात मैंने क्यों कही आज, अकस्मात क्यों कही, वो ये कि आज प्रधानमंत्री ने कल एक्चुअली में उन्होंने पॉडकास्ट 3 घंटे का दिया और जब बातचीत हुई तो बहुत सारे मुद्दों पे उनसे सवाल पूछे। जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। आपने देखा था वो? आज सुबह सुबह आपने देखे? कल देखा था, कल ही देख लिया। क्या बात है। क्या नाम है आपका? मंजुलता। मंजुलता जी। हाँ, अरे वाह मंजुलता जी, वाह क्या। एडवोकेट फ्रॉम गाजियाबाद। अच्छा, हाँ वही कहें, हल्के तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है मुझे कोई। अच्छा, तो उसमें सबसे अच्छी, जी जी नहीं वो मैं समझ गया। तो आपको आदत है, आपको अच्छा उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? भैया जी कहिए। नहीं अरे ओहो, आज तो वही अच्छा लग रहा है। नहीं मैम, वो मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा था कि जो इंटरव्यू हुआ उसमें जो आपने देखा कल, उसमें बात कौन सी अच्छी लगी आपको? थोड़ा आप इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सारी बात अच्छी है। वकील आप बहुत अच्छी हैं ये, लेकिन मैं समझ गया। हाँ जी मैं आ गया। हाँ जी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक साथ ले लिया। वर्ल्ड को एक साथ ले लिया। अब मैम अब हाँ में हाँ नहीं मिला पाएंगी अब। हाँ 1 करोड़ आदमी हमारे साथ है। हाँ 140 करोड़। जब मैं जाता, मैम सुनिए, मैं आपका स्वागत है मैम। बोले जब मैं जाता हूं किसी दूसरे मुल्क में तो जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूं तो 140 करोड़ लोग। विनम्रता का ये एक उदाहरण हो सकता है। आरोप ये कि गुजरात के दंगे लगातार, बोले 2 बार कोर्ट से बिल्कुल साफ होके बाहर आने के बाद भी अगर कोई कहे तो ये क्या है, ये क्या न्यायोचित है? ये यहां तक बात। और फिर गांधी पर बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बात, तमाम सारे, पाकिस्तान पर, चाइना पे, तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। मुद्दे की बात यह है कि मेहमान हमारे इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो सच तो यह है कि जो इंटरव्यू है उस पर बातचीत हो, जो बात कही उस पर हो, और यकीनन आज उसी पर बात होगी। लेकिन मैं 2 4 5 लोग जो आज यहां पे मुझे दिख रहे हैं जो पहली बार शो में आए हैं, मैं उनसे भी 2 4 बार मुखातिब हो जाऊंगा, बातचीत कर लूंगा। लेकिन पहले अपने मेहमानों से मैं एक बार आपका तारुफ करा देता हूं। शुभेंदु शेखर भैया नमस्ते। आपसे कह रहा हूं नमस्ते। कहां से आना हुआ? ऐसा हो कि 2 4 मिनट काम करके आ जाओ, फिर मैं अपना काम निपटा लूं, है ना? क्या नाम है बेटा? अंकुश। तो थोड़ा अंकुश लगाओ अपने ऊपर, है ना? गॉड ब्लेस यू। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बाद राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे मेहमान जो हमारे शो में मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। कहां से आना हुआ भैया तुम्हारा? लखनऊ से। एकदम त्रिपुंडधारी है ना? महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा है, ऐसे ही बनी रहे कपड़ा आपके ऊपर। तो क्या नाम है आपका? साकेत सिंह। साकेत जी। साकेत जी आपने इंटरव्यू देखा प्रधानमंत्री वाला? अभी तो नहीं देखा, पढ़ा कुछ पढ़ा? नहीं, क्योंकि एक्चुअली बिजी शेड्यूल था वर्क के लिए। कोई बात नहीं, आज जब मैं शो शुरू करूंगा तो मैं उस पर बातचीत रखूंगा। लेकिन अगर कोई बात यहां पे और कोई कहना चाहे या उसके इतर कोई बोलना चाहे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता उनसे बात करना। उन्होंने कहा कि आप आलोचना करिए और तीखी आलोचना करिए, शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा तीखी आलोचना करिए। लेकिन आलोचना और आरोप में बहुत फर्क होता है। आरोप हम वो गढ़ देते हैं आपके ऊपर कि ये है, जैसे झूठ है, भाई कौआ कान ले गया, है ना, तो पहले कान चेक करेंगे ना। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। त्यागी जी। प्रतीक जी देखिए, लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए। हाँ जी। और कड़ी से कड़ी आलोचना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या एक वास्तविकता ये नहीं है
कि जो लोग आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री जी की, उनकी सरकार की, उनकी नीतियों की, उनकी राज्य सरकारों की और उन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की, जहां जहां उनकी राज्य में सरकारें हैं, क्या क्या वहां पे आप ही के क्षेत्र से जो मीडिया कर्मी हमारे मित्र आते हैं, जो जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्या उनको जेल नहीं पहुंचाया गया? क्या उन पर यूएपीए नहीं लगी? क्या उन पर, मैं तमाम नाम लेना चाहूं तो मैं 10 नाम गिनवा दूंगा आपको, क्या उनका मर्डर नहीं हुआ? तो इस तरह की मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है जिन लोगों, देखिए अभी रिसेंटली कांग्रेस वाले सुधरेंगे नहीं। देखिए आप पुलिस शो में, बिल्कुल संसद में तो बोले अब पब्लिक में भी क्या होता है? देखिए मैंने यही कहा, मैंने यही से बात शुरू की थी, आलोचना, समालोचना और आरोप। और हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, आपका स्वतंत्र है, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र आदमी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप किस कंट्री में रहते हैं? मैं इंडिया में रहता हूं। और उस कंट्री में क्या, कौन सी व्यवस्था है? इंडिया, दैट इज, भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोगों का राज है, लोग जिसे चाहते हैं। राइट। तो चाहे, मैं आ गया सर, एक मिनट, मैं बिल्कुल आलोचना सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक आप जीते, मैं हारा। एक चीज सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, और इसी लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है, उसकी भी एक बहुत अहम भूमिका होती है कि हम लोगों की आवाज उठाएं, हम युवाओं की आवाज उठाएं, हम बेरोजगारों की आवाज उठाएं, हम महिलाएं जो महंगाई से पीड़ित हैं उनकी आवाज उठाएं उसी लोकतंत्र में। क्योंकि आपने पूछा कि भारत में क्या है, तो मैंने समझा दिया कि एक सरकार है, इसमें किसी ने कोई एतराज नहीं होगा, चुपचाप, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा कि अगर आप ये उठाएं। लेकिन आप कहते हैं कि कोई मुखालफत करता है और उसकी हत्या हो जाती है, तो कैसी अजीब सी बात हुई। और इतनी बड़ी पार्टी, आप ये कह देते हो, कह के निकल जाते हैं, और वो भी एक नेशनल चैनल पे। मैं आ रहा हूं जी। शर्म आती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए। ये भारत है जहां पर आप कह रहे हो कि भारत तोड़ो, आंदोलन करते हो आप। नहीं करा हमने भारत। सुनिए पहले, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल किया आप लोगों ने, और राहुल गांधी ने जाकर उनके साथ में खड़े हुए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आपने ये स्टेटमेंट दिया था जिन लोगों ने, उनके साथ राहुल गांधी खड़े थे। अरे सबको मालूम है, पत्रकारों को। मैं ये कहता हूं सर, आप अपना शब्द वापस ले लेंगे? कौन सा शब्द वापस ले लूं? कि जो प्रधानमंत्री की आलोचना करता है उसको बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो आप उनको टोकने का काम करिए। पहले कहा किया था आपने? पहले आपने क्या किया था? मैंने बिल्कुल सही बात बोली है, मैं उस बात पे कायम हूं। अभी भी मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आरोप और आलोचना में फर्क होता है, और वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। प्रधानमंत्री को आपने कहा कि उनकी आलोचना और हत्या। नाम बता देता हूं। हाँ? नाम बता देता हूं। मुझे नाम नहीं सुनना, क्योंकि इस देश में मैंने आपसे इसीलिए सवाल पूछा था। नाम सुनिए ना। मैं सुनिए। नहीं, आपने तो कह दिया संविधान, आपने फील्ड से आते पत्रकार नहीं, पत्रकार आप ही के भाई बंधु हैं भाई, आपको आप ही की फील्ड से आते हैं। आपने कहा, जो लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरी बारे बात में, सुनेंगे? उसके बाद उनका संदिग्ध उसमें मर्डर हो जाता है। मेरी बात सुनेंगे? नहीं, क्या ऐसा? मेरी बात सुनेंगे? की वास्तविकता है। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी बात भी सुन, वास्तविकता है। मेरी बात सुन लेंगे आप? इस देश में जहां आप रहते हैं, आपने कहा भारत है ना, और जहां आप रहते हैं वहां पे एक न्यायपालिका भी है। मैं आपसे कहता हूं, आप तो वकील है ना, चाहे लॉ पढ़ा है ना आपने, मैं आप नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं कल से शो में मत आइएगा, और यकीनन पहला काम करिए अपनी पार्टी की तरफ से, और उस कोर्ट को उसमें लेके जाइए कोर्ट में, और उसको सिद्ध करिए। अगर नहीं कर पाए तो अगले दिन से शो में मत आइएगा, ना कहीं बोलिएगा। बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? हाँ? क्यों नहीं होगा? एक बात बताइए। मैं यही कह रहा था। रुकिए, आप तो कह के निकल गए ना, आप तो कह के निकल गए। आपने कहा, और दूसरी बात, मैं आ रहा हूं, दूसरी बात मैं आ रहा हूं, तोड़ो पे माफी मंगवाइए। मैं अभी आ रहा भारत तोड़ो हमने नहीं बोला, आप मैं दोनों तरफ से बोलूंगा, मुझे मालूम है। बिल्कुल बोलिए, करेक्ट करवाइए। लेकिन आपको भी माफी मांगनी चाहिए, और आपको भी कहना चाहिए गलती से निकला। अब मैं आपके पर आता हूं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी,
भारत जोड़ो यात्रा थी, ठीक है ना? तो भारत तोड़ो नहीं थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, तो इसका ध्यान रखिए। मैंने यात्रा के विषय में नहीं बोला। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उसका बैनर में कहीं भारत तोड़ो लिखा था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जब लड़के चिल्ला रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह, तो उनको सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी नहीं गए क्या? नहीं किया, जवाब दो। नहीं किया, बिल्कुल गए। नहीं किया। सबने देखा, पूरे भारत ने देखा है। जवाब दे रहे हो आप। आपने उन सब लोगों को साथ में किया जो आप उन लोगों के साथ खड़े हो गए, उनके साथ खड़े हो गए, तो आपको यही जवाब मिलेगा। भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ, भारत को तोड़ने वालों के साथ रखने वाले लोग हैं। हम भारत की अखंडता, एकता को बचाने वाले लोग हैं। हमने कभी भी, मैं करेक्ट कर देना चाहूंगा, ये फिर भी झूठ बोल रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमने मैं आपसे पूछ रहा, उन्होंने सवाल पूछा, बिल्कुल। आप क्या हैं हमें मालूम है, ये क्या है हमें मालूम है, ये सारी दोनों चीजें जनता को मालूम है। सवाल उन्होंने एक पूछा तर्क के साथ, क्या राहुल गांधी जेएनयू के उस कैंपस में गए थे या नहीं? यही सवाल है कि नहीं था? मैं सवाल पूछ रहा हूं। प्रतीक जी, कन्हैया कुमार पे, क्योंकि उन्होंने कन्हैया कुमार का भी जस्ट नाम लिया, शायद माइक में नहीं आया होगा। कन्हैया कुमार पर अगर कोई चार्जशीट फाइल हुई है तो बताइए, हाँ या ना, जवाब दीजिए। आप हो सकता है वकील हो, नहीं हो, मुझे नहीं पता। क्या उन पर एक भी आरोप सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे यह बताइए। दूसरी बात, और तीसरी बात, हमारी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हमारे राहुल गांधी जी ने और किसी भी अन्य नेता ने आज तक कभी भी भारत तोड़ो का समर्थन नहीं किया। भारत को तोड़ने का काम हम नहीं करते, भारत को जोड़ने के लिए हमने 4000 किलोमीटर की और उसको 6000 किलोमीटर की यात्रा करने का काम। मैंने इस बात की तस्दीक करी कि मैंने इस बात की तस्दीक करी। नहीं, मैं देता हूं कि आपने क्लैरिफिकेशन लिया। मैंने क्लैरिफिकेशन इसलिए लिया क्योंकि आपने शुरुआत जो की वो गलत की, इसलिए मैंने बात कही। जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने अभी भी जवाब नहीं दिया कि जेएनयू में राहुल गांधी गए या नहीं गए। आप जवाब दो, यहाँ पे जवाब दो। पहले सुनिए, राहुल गांधी जी ने, मैं उसी बात, क्योंकि जेएनयू की घटना को भारत तोड़ो से जोड़ने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने, दोबारा स्पष्ट कर दे रहा हूं लोगों के लिए और आपके तमाम व्यूअर्स के लिए, राहुल गांधी जी ने जेएनयू से कभी भी या किसी और क्षेत्र से कभी भी किसी मंच से भारत तोड़ो को समर्थन नहीं किया है। हम उसका हमेशा विरोध करते आए हैं। प्रधान की बात कर रहे हैं। साथ में गए, वहां पे खड़े होकर उनसे बात करी और कन्हैया कुमार को टिकट दिया। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि कन्हैया कुमार नहीं, कन्हैया पे देखिए, बहस कहीं फिर दूसरी तरफ चली गई ना। तो आज उस पर बात हो रही है ना कुछ। बात दरअसल ये हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब मैं कहीं जाता हूं, मिलता हूं, तो मैं 140 करोड़ लोगों से कहा, अगर मैं हाथ मिला रहा होता हूं तो 140 करोड़ जनता जो है वो हाथ मिला रही होती। बात इस पर थी, लेकिन बात वहां से निकली और दूर तक चली गई। वो यही होता है, आरोप कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। शुरुआत यहां से थी। जी प्रतीक जी, जहां तक हम सभी जानते हैं, किसी चीज को अगर हम जोड़ें तो जाहिर सी बात है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तभी जुड़ सकता है। देश के अंदर 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सारे जगह एक जैसा कानून हो, एक जैसी व्यवस्था हो, जुड़ाव तो तभी होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह दूसरा कानून हो, दूसरी जगह दूसरा कानून हो। हमारे मित्र कह रहे हैं, देखिए क्या है, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ये बड़ा मतलब जो दिक्कत है ये ना, जब रैली में जाते हैं तो पता नहीं क्या इस तरह की बातें करते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब न्यायालय में जाते हैं ना ये तो वहां वही बोलते हैं बड़ा संभल के, पता नहीं क्योंकि वही एक्शन हो जाएगा ना। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये क्या कहते हैं, अगर हम आते हैं जम्मू कश्मीर में उसको रिवाइव कर देंगे। जो ये तोड़ना है या जोड़ना, ये बता दें हमें। जो नंबर 1, अरे भैया संघ आपका जो है उसमें नहीं बोला। अभी मैं तथ्य दे दूंगा, अभी तथ्य दे दूंगा मैं। जो अभी नहीं, अरे भाई साहब जो है ना आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है गलत, बिल्कुल अभी मैं दिखाऊंगा। आर्टिकल 370 का रिवाइवल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र निकाल लीजिए, जिसमें लिखा हुआ। अरे भाई, उन्होंने मान लिया कि 370 जो लगाया वो ठीक हटाया, वो ठीक हटाया। अब तो इसके हिसाब से तो मान लिया। ये मानते हैं? अब आगे बढ़िए ना। नहीं, ये मानते हैं क्या? मानी रहे, कहने मैंने नहीं कहा। नहीं, अगर नहीं, मैं फिर दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूं। यदि ये कांग्रेस कहती है कि हम भविष्य में हमेशा, अरे भाई साहब ईमानदार लोग हैं ना यार, मेरा समय क्यों खा रहे हैं? भाई यार आप एक मिनट ना, मैं शैलेंद्र आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट जी। मैं कांग्रेस के भाई साहब से एक बात कहूंगा, छोटे भाई है मेरे, ये इनकी इच्छा जो है, जो ये कह रहे हैं कन्हैया कुमार पे चार्जशीट फाइल नहीं हुई। चार्जशीट 10, 11 साल, 12 साल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी दिल्ली में, इसकी वजह से चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। आपकी इच्छा जो है, अब मैं बताऊं, आपकी इच्छा अब जो है
भैया क्या नाम, मैं एक मिनट मैं ठीक है, मैं हूं यहाँ। भैया क्या नाम है आपका? हरिकांत सिंह। हरिकांत जी क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो ठीक है, अच्छा चले, आपका काम धंधा अच्छा चले, बढ़िया चले, लेकिन वो लीगल पॉइंट है, वो वहां पे वो ठीक है। जी हाँ। अभी एक शब्द आया, आप थोड़ा सा पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, गौर करिएगा। हाँ। अभी एक शब्द आया, माफी मंगवाइए। अरे इसका जो है बड़ा एक्सपीरियंस किसको है, सब जानते हैं। नहीं जानते तो मैं याद दिला देता हूं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अगर विरोधी पार्टी का सबसे बड़ा नेता ऑफिशियली लिख के आता है किस पर माफी मांगी थी, चौकीदार चोर है, तो ये तो इनकी आदत है। आरोप लगा के इसमें तो मांगी अगर माफी मांगने का कॉपीराइट किसी के पास भी इस देश में रहा है तो वो माफी वीर सावरकर के पास रहा है, जिन्होंने अंग्रेजों से दसियों बार माफी मांगने का काम किया। देखिए कैसे गिद्धों की तरह टूट पड़े हैं। मैं 2 मिनट दीजिए, मैं आप ही को दोनों को दूंगा, मैं दोनों को। इसे कहते हैं, मैं दोनों से कह रहा हूं, आप दोनों से कह रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के लिए मैं आप बिल्कुल वीर साहब, इसे कहते हैं चिढ़ाना। छोटे जब हम लोग थे ना तो कहते थे किस बात पे चिढ़ता है, बोले उससे अगर तुम कुछ कह दोगे क्या है, बोले उसके बड़े लंबे बाल हैं, अबे भालू, या तुम भालू कह दोगे तो वो चिढ़ेगा। इसे कहते हैं चिढ़ाना, इसे तर्क नहीं कहते। सवाल पूछा गया, आपने माफी मांगी लिखित पे या नहीं, यह पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में। प्रतीक जी, हाँ, हम न्यायपालिका का फॉलो करते हैं और उच्च न्यायालय ने क्योंकि 370 का भी पूछा, उच्च न्यायालय ने नो, चौकीदार चोर है पे माफी मांगी नहीं, खत्म बात। हमें तो अपने देशवासियों से माफी मांगनी पड़ रही है जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे हैं। मैं आ गया सर, वीर सावरकर को वो 6x6 का सेल जो है ना वो दिखाना जरूरी है। मैं दे दूंगा, मैं सर दे दूंगा, जरूर दे दूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, कौन कहता है कि शायर कवियों के पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं? ना, नेताओं से ज्यादा नहीं होते हैं। मैंने 4 बार कोशिश करी और चारों बार उस बंदे ने मुझे लौटा दिया। ना, माफी वाली बात ही नहीं। मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, अभी पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई साहब ने अंग्रेजों की बात कर दी। अभी इन्होंने अंग्रेजों की बात की। वीर सावरकर जी जिस जेल में उनको सजा दी गई थी, हाँ? उस जेल में पंडित नेहरू को एक दिन रख करके दिखाते तो समझ में आता जो क्या उन्होंने किया। एक बात और अंग्रेजों की बात ये कर रहे हैं, अंग्रेजों की चाटुकार कौन था ये बताइए आप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं देशवासियों आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास की बात इन्होंने किया है। इस देश का बच्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कर्जदार है, जिनको 1945 में ऐसे साजिश करके गायब करा दिया गया और उनको दिखाया गया कि उनकी फ्लाइट कैश हुई थी डॉक्टर मुखर्जी जी की। एक बार सुनिए, उनकी जांच में फ्लाइट कैश नहीं हुई थी। एक बात और कहूंगा, जब कांग्रेस पार्टी ने, मैं एक मिनट ये उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन उदाहरण संदर्भ के साथ दिए जाते। मैं वीर सावरकर नहीं, मैं वीर सावरकर पे आप ही को दूंगा। मैं जानता हूं शैलन जी आप ही के पास आएगा। एक बात भैया मैं जानता हूं, मैं ज्यादा बहुत कुछ तो नहीं पढ़ पाया, इतना जानता हूं जो वहां जेल गया उसकी रज उठाइए ऐसे और माथे पे लगा लीजिए, क्योंकि जो आज सांस ले रहे हैं वो वही है बस। इन्होंने अंग्रेजों की बात की। मैं कहना चाहता हूँ, क्या नेहरू जी ने अंग्रेजों से लिखित करके माफी नहीं मांगी थी? क्या अंग्रेजों के जेल में नेहरू जी बिरयानी खा करके यूनियन जैक के नीचे शपथ नहीं लिए थे? ये झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ जिसने भी कांग्रेस से आंख मिलाने का प्रयास किया, कांग्रेस ने उनको निकाल के फेंक दिया। ये कांग्रेस गद्दार पार्टी है, गद्दार है, ऊपर है। आप इसके बाद आएगा नंबर आपका, इसके बाद। एक मिनट। अब मैं एक ऐसा तथ्य देने जा रहा हूं प्रतीक जी, यदि मुझे आपके कृत्यों पे आपत्ति है तो क्या मैं कभी भविष्य में आपको पुरस्कृत करूंगा? नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में सबसे प्रभावी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा वीर सावरकर को डाक टिकट जारी किया था या नहीं किया था, यह बताइए ऑफिशियली। जो
किया था या नहीं किया था? तो एक तरफ तो ये जनता में सनसनी फैला के लिए माफी मांगी और दूसरी तरफ डाक टिकट जारी कर दो जो। तो ये तो उनका दोहरा चरित्र है। एक चीज और बताएं आपको, सिर्फ वही नहीं, कांग्रेस के जमाने में एक सूचना प्रसारण मंत्री थे स्वर्गीय वसंत साठे साहब। वसंत साठे साहब को पता नहीं सुनने का मौका लगा या नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा है वसंत साठे साहब को सुनने का। इंडिया हैबिटेट में मैंने सुना है, और जब उन्होंने बोला वीर सावरकर के बारे में तो वो सुनना चाहिए था, वो तमाम सारी पीढ़ी को सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था ना। तो कांग्रेस विल गेट बात। मैं एक बात फिर से क्लियर कर रहा हूं, बात आज हो रही है एक दूसरे मुद्दे पे, कंटेंट पे, लेकिन आरोप पे चली गई है बात। जो होता है, और वही प्रधानमंत्री ने कहा कि आलोचना करिए, समालोचना करिए, आप तो ऐसे आरोप लगाने लगते हैं कि चाहे कोर्ट से बरी होके आ जाएं, लेकिन आदमी ना 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 ना, तुम तो वही हो। कहां से आए हो? गोरखपुर से। अरे मैंने पूछा तुम तो वही हो। तुम गोरखपुर से हो? अच्छा ठीक जी। कांग्रेस एक मिनट। देखिए, आपने बिल्कुल बात सही बोली है कि आलोचना होनी चाहिए, लेकिन तथ्यों पे होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और आपकी एक बात से मैं बहुत संतुष्ट हूं, और बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जिस भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने हमारे आंदोलन में भाग लिया अंग्रेजों के खिलाफ, उसकी धूल हमें, पैरों की धूल हमें छू के अपने माथे पे लगानी चाहिए, चूम के लगानी चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, रही बात जेल जाने की, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9.5 साल अपने जीवन के जेल में काटे थे, कोई एहसान नहीं माना। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो कहते थे कि मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है। उन्होंने मातृभूमि के लिए 9.5 साल अपने जो जीवन के थे वो देश को कुर्बान किए, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के उनको कुर्बान करने का काम किया, और अलग अलग जेलों में और अलग अलग समय पर। राइट, 9.5 साल वो जेल रहे, और वो 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे। हाँ, लेकिन सत्ता में भी रहे वो। तो रुकिए, तो वही मैं कह रहा हूँ, रुकिए। हाँ, तो कोई चाटुकारिता करके तो नहीं रहे ना जेल, सत्ता में रहे तो आम जनमानस के लिए उन्होंने काम किया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आइए, चलिए बहुत विषयांतर हो चुका है, आप आइए इस पर टॉपिक पे। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी पिछले मेरे ख्याल से 10-11 साल होने वाले हैं, आप लगभग 10.5 साल मान लीजिए, 10.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 10.5 साल के कार्यकाल में आज तक, मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि हमारे देश के मीडिया में ऐसी क्या कमी रह गई थी, उसकी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि उन्होंने अपने देश के मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर प्रधानमंत्री किसी ने की थी हमारे देश के, तो वो सरदार मनमोहन सिंह साहब ने, स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब ने की थी 2012 में, जिसमें आपने देखा होगा कई प्रेस के साथी थे। आप ही बता दीजिए कि आपके चैनल से आपके मित्र होंगे, अन्य चैनलों में अन्य एंकर आपके मित्र होंगे, पत्रकार बहुत सारे, मेरे से बड़ा नेटवर्क होगा आपका। बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई सार्वजनिक रूप से, या तो विदेश यात्रा के बाद, या कोई नीति के बाद, या किसी, ठीक है, मैं समझ गया, वो रिपीट कर रहे हैं आप। ऑफ कोर्स ये सवाल आपको पूछना चाहिए था, और ये सवाल पहला होना चाहिए था, ना कि वो सवाल जिसको आपने नहीं। ये अच्छा ही सवाल था, ये सवाल। हाँ, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। बिल्कुल सर, जवाब दीजिएगा। आप बैठिए, क्या नाम है सर? अरे महेश शिव जी, बैठो। आपको ये सवाल पहले पूछना चाहिए था, और ये बिल्कुल सही है, ये बात सही है, आपको पूछ लेना चाहिए था। लेकिन आपने एक ऐसे शब्द से स्टार्ट किया जो न सिर्फ यहां पे खड़े हुए लोगों को, बल्कि जो चैनल पर देख रहे होंगे उनको भी नागवार गुजरा, और आप उस बात को जस्टिफाई मत करिएगा। बड़े चैनल, सुनिए, मैंने आपसे कहा कि आप कोर्ट जाइए, वरना यहां मत आइएगा। कोर्ट जाइए, देन प्रूव इट। हाँ जी, लगभग तो ईश्वर के कोर्ट पे तो फिर वो भी कहते हैं कि मैं, आप कभी प्रधानमंत्री कहते हैं, अब आप फिर सुनिएगा, ईश्वर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक और एक हूं, बोला एक मैं और दूसरा मेरे साथ हमेशा ईश्वर रहता है। तो आप जैसे कह रहे हैं ईश्वर, तो वो भी कह रहे हैं, तो आप सुनिए। ठीक, हाँ, देखिए, लगभग 150 से ज्यादा। एक होती है ईर्षा। अरे फिर आप अरे मैं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। एक है ईर्षा, आप लगातार कान में बोलते रहते हैं। हाँ जी, लगभग 150 से ज्यादा बड़े चैनल्स को इंटरव्यू में मोदी जी ने खुद दिया है, और आप लोगों ने देखा भी होगा। दूसरी चीज, अब आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोले। कल अरे मन की बात क्या है, हर महीने होती है। अब आप सुनना ना चाहो तो क्या करें हम? मैं भैया क्या हो, मैं सुनिए, देखिए ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी लग रही है मेरे को। अरे भाई, हम कह रहे हैं जन की बात, मन की बात, जो कह रहा हूं वो कहो। हम कह रहे हैं हमको आइडिया सुनना है, हमको आइडिया की बात करनी है, हमको आइडिया, जो अच्छे आइडिया चल रहे हैं उस पर बात करो। हाँ, तो बस ठीक है,
तो हमको यो नहीं सुनना, हमको कुछ और अपने मन की बात है, तो हमारे मन की बात है उस पर बोले। वेरी क्विक एंड आम आदमी पार्टी। मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा। हाँ। 2 दिन पहले यदि उनके साथी पार्टी ने यह स्टेटमेंट दिया कि नॉर्थ इंडिया के लोग पिग्स हैं, तो जवाब तो देना चाहिए था राहुल गांधी को। माफी उनको भी मांगनी चाहिए थी कि जिनके साथ हम सरकार बना के रखे हैं। उन्होंने कहा एक एक महिला के साथ 5-5 लोग शादी करते हैं, एक जवाब नहीं आया। 4 दिन से मैं ट्विटर में ढूंढ रहा हूं कि राहुल गांधी कहां है, और उनको लग रहा है कि नॉर्थ इंडियन पिग है। यदि है तो राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि स्टालिन के लोगों ने जो जवाब दिया है, जो कहा है, वो सही है कि गलत है। तब नहीं दिखाई देंगे। पूरे नॉर्थ इंडिया को बदनाम किया, पूरे भारत को बदनाम किया। किस बात के लिए? खाली भाषा के लिए, खाली चुनाव के लिए। तमिलनाडु में चुनाव है, कुछ भी बोलेंगे, राहुल गांधी बंद करके घूमते रहेंगे। मैं तो विषयांतर नहीं करता, मैं तो फिर मुद्दे पे लौटता हूं। आपका सवाल है, आप बिल्कुल ठीक है भाई आप तो भाई आप जहां लेके जाते हो वो दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस के एक पढ़े लिखे एमपी हैं, सुदूर केरल से आते हैं, त्रिवेंद्रम से, बड़ी जबरदस्त नफीस अंग्रेजी बोलते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा है, उसको पढ़ना चाहिए और उसको समझ। नहीं मैं आ रहा, मैं आपके पास बहुत सारे और लोग भी हैं। नहीं बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा वो भी सुनना चाहिए। जी मैं आज आपको आ जाऊंगा त्यागी। बात कर रहे हैं, कम से कम ये बताइए, किरण रिजिजू साहब जो बीफ खाने की बात करते हैं, क्या उस पर ये प्रधानमंत्री ये इनके प्रवक्ता छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी को, क्या उसका जवाब है? क्या स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था? खाने के लिए आगे। प्रतीक जी, हम लोग इकट्ठे हुए आज चर्चा करने के लिए लेक्स फ्रीडमैन के वो इंटरव्यू पे और पॉडकास्ट, आम आदमी पार्टी बोलेगी। हाँ। उस पे हम लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। बिल्कुल। हम देख रहे थे, तो आपके बारे में हम देख रहे थे। हाँ। 27 साल की आपकी पत्रकारिता का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। 2 साल यदि वो प्रिंट वाला इतना ध्यान तुमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया होता तो सरकार बना ली होती। 27 साल से मेरा ढूंढ रहे थे। मेरी बात तो सुनिए, और 2 साल प्रिंट मीडिया जोड़ लेते हैं तो तकरीबन 29-30 साल। तुम 27 महीने लगा लेते तो दोबारा सरकार बना लेते। क्या आपको कभी मन नहीं करता है कि देश के प्रधानमंत्री बैठे हों और पीछे से निकाले माइक और कहें कि मैं प्रतीक त्रिवेदी, न्यूज 18 से मेरा सवाल ये है? आपको मन नहीं करता है? रुको, जवाब सुनना फिर। यहाँ हो, ये भगत सिंह की फोटो यहाँ लगा रहना, भगत सिंह दिखने चाहिए। हाँ, आप ये ठीक रहेगा ना, भगत सिंह लग जाए तो ठीक रहेगा ना। आपका मन नहीं करता कि नाटक कम हो और बातचीत ज्यादा हो? आपका मन नहीं करता? मैं देता हूं फिर से जवाब, भगत सिंह की फोटो पूरी दिखनी चाहिए। जिस प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह कहा जाता था, अपने 10 साल के शासनकाल में 117 बार, मेरी पूरे बात, 117 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। 117 बार। 3 जनवरी 2014 के बाद में आंखें पथरा गई है कि देश के प्रधानमंत्री बैठे हो और पत्रकारों का एक श्रेणी हो, बैठे उनसे सवाल पूछे। वो चले जाते हैं बाहर में और एक सवाल कोई उठ के पत्रकार पूछ लेता है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो हमारे निजी रिश्ते हैं, उसको मत पूरे दिए। कब तक टीपी देख करके आप सवालों का जवाब देते रहेंगे? कब तक स्क्रिप्टेड सवालों का जवाब देते रहेंगे? जवाब आपको हिंदुस्तान की जनता को देना है, जाके दे रहे हैं आप अमेरिका में। अरे यहाँ जवाब दीजिए, यहाँ के पत्रकारों को फेस कीजिए। यहाँ किसी और इतने सारे पत्रकारों में से कोई एक पत्रकार खड़ा हो जो महंगाई की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, जनता के सरकारी मुद्दों की बात करे। ये वन में नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की जनता उब चुकी है इस वन में से। बिल्कुल भाई, तुम लड़ाई झगड़ा क्या करने लगते हो? एक मिनट को, अरे तुम लड़ाई झगड़ा मत क्या करो ना। अरे गलत वाली बात है, गलत जिन्होंने बोला मैंने उनको समझा दिया कि वो तभी आए जब दोबारा कोई बात प्रूव करके आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मन की बात की है और मन की बात में जन की बात की है, तब जाकर को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये ये सोचना पड़ेगा इनको। ये गुजरात में 12 साल पीछे लगे रहे लेकिन मोदी जी को हरा नहीं पाए। केंद्र में तीसरी बार पीछे लगे रहे लेकिन मोदी जी को हरा नहीं पाए, क्योंकि वो जनता के मन की बात करते हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि जनता का नब्ज कहाँ है। जनता जो मोदी जी से चाह रही है वही मोदी जी कर रहे हैं, तो आज इनको तकलीफ हो रही है। ये कभी जाति का मामला ले आएंगे, कभी भाषा का मामला ले आएंगे, कभी कोई भाषा। इनको ये हड़बड़ा गए हैं, लेकिन देश जिस रास्ते पर चल पड़ा है अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार वो आगे चल पड़ा है। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? सर कटनी से। कटनी तो बहुत छोटा सा शहर। हाँ, बहुत छोटा शहर है। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश, जबलपुर के पास। जबलपुर के पास। अरे वाह, कैसे आना हुआ? सर आज आपके दर्शन करने के। अरे हमारा दर्शन का। बहन कहां से आना हुआ आपका? सर
गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, बहुत अच्छा। कैसे घूमने इधर आ गए? बस इन एडमिट थे सेंटर में, इसलिए दिखाने के लिए आए, अभी इधर को घुमाने के लिए लाए थे। अच्छा ठीक है। और ज्यादा देर अच्छा एडमिट थे आप? भैया ठीक हो जल्दी और स्वस्थ हो, खूब घर में खूब आनंद हो और बढ़िया जल्दी ठीक हो जाओ, है ना। कोई सवाल हो तो मैं जरूर पूछूंगा। जी जवाब साहब, आइए जवाब साहब। जी प्रतीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। जय हिंद, जय संविधान। देखिए पॉडकास्ट के ऊपर बात हो रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने अपने आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं और किस तरीके से होते हैं उसकी असलियत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन मौजू ये है कि आज हमें आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक और जो हमारी जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर हमें बात करना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि आलोचनाएं होना चाहिए। तो आलोचनाओं के तौर पर यह पूछना चाहिए कि जो भारत की आर्थिक स्थिति है, जो लगातार सेंटर्स बैंक हैं और जो बैंकिंग सिस्टम है वो लगातार कोलैप्स कर रहा है। आपको पता कितने बैंक बंद हो गए 2014 के बाद से अब तक? भारत सरकार के ऊपर कितना कर्जा बढ़ गया है उसके ऊपर बात नहीं हो रही। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्जे में हम बैठे हुए हैं, उस पर बात नहीं हो रही। सामाजिक दृष्टि से देख लीजिए, देश के अंदर सामाजिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो भारत की रैंकिंग इंटरराष्ट्रीय लेवल पे क्या हो गई उस पर बात नहीं हो रही है। और जस्टिस सिस्टम जो है आजकल अगर आप देखेंगे उठा करके, चाहे आरक्षण के मुद्दे को उठा करके देख लीजिए कहां बात हो रही है, चाहे दलितों के इश्यूज को उठा करके देख लीजिए और माइनॉरिटीज का तो हाल आपके सामने है। सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ी, उस पर बात नहीं हो रही। बेरोजगारी का डेटा उठा लीजिए भारत के अंदर। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मैं आलोचना इस बिहाफ पे कहता हूं क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जब कहते थे कि रुपए की जब वैल्यू गिरती है तो देश की प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि 2014 में रुपए की वैल्यू क्या थी और आज रुपए की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर जवाब नहीं हुआ। ठीक है, आपने आरएसएस के ऊपर बात कर ली। आपको बैंकिंग पे बोलना है और आपको अर्थव्यवस्था पे, तीसरी अर्थव्यवस्था पे, 5वीं अर्थव्यवस्था पे बोलना है। मुझे मालूम है जवाब है, लेकिन मुझे भैया कुछ नहीं बोलना। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि तुमने कहा सामाजिक, दरअसल मेरा विषय यही है, समाज। और इसी पे मेरी जिंदगी, जो 27 साल आप पलट रहे थे पन्ने मेरी जिंदगी के, हाँ, वो 27 साल में मैंने सिर्फ यही समाज को के ही आसपास पलटा और उसका सिर्फ एक ही जवाब है बस, सिर्फ मौजूदा समय में तुरंत। बाकी जवाब वो देंगे, मैं एक ही जवाब देता हूं सिर्फ, और वो ये कि तुम्हें ये जो समाज में ये हो रहा है इसका सिर्फ तुम्हें एक उदाहरण देखना चाहिए था, और वो 13 जनवरी से जाके वो मार्च तक तुम्हें सिर्फ कुंभ में जाना चाहिए था जब बात। और कहीं 66 करोड़ आदमी डुबकी लगा रहा है, कहीं 67 अल्लाह, हाँ जी, 67 करोड़ ने डुबकी लगाई। हाँ। और वो सनातनी योगी जो एकता महाकुंभ में दिखाई दी, उससे विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। और सुनिए, विपक्ष के पास है सिर्फ भाषण, और मोदी जी के पास है जनता के लिए राशन। और सुनिए, जिनका इलाज नहीं होता था, 30 करोड़ हिंदुस्तानी जनता को आयुष्मान कार्ड 30 करोड़ जनता को। यह शायद बीमार नहीं है मेरे ख्याल में। कोई बात नहीं। और देखिए, मैं एक मिनट, 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि। क्या हुआ? 100 में से एक बंदे का एक कार्ड बनता है आयुष्मान। हाँ, ठीक बनना चाहिए। उम्र 60 होनी चाहिए। ये बिल्कुल, देखिए, ये मेरी बात सुनो बेटा, आलोचना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये तीखी आलोचना है कि कार्ड सबके पास होना चाहिए, इंश्योरेंस कार्ड सबके पास। भाई मैं रुक जाओ यार, जर्नलिस्ट हो, कैसे आज जर्नलिस्ट हो यार तुम? कार्ड बनना चाहिए, सबका कार्ड बनना चाहिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन कोई ये कहे कि अकलियत बहुत खतरे में, यहां हो जब बात चले, कहां गए? अकलियत, माइनॉरिटीज खतरे में है, परेशान है। ये कैनॉट प्लेस में खड़े होके प्रधानमंत्री को, विपक्ष का आदमी एक झूठा आरोप भी लगा दे, ये इस देश की ताकत है। ये इसी देश के प्रधानमंत्री को ही हो सकता है, और ये संभव नहीं है। और ये कौन से खतरे में? मुझे ना छोड़ो सिलेंडर, अरे छोड़ो, पहले हम जिंदा रहेंगे तो सिलेंडर लेंगे ना। पहले जो मैं पूछूं, नो, जो मैं कहूं वो सुनिए पहले। आपको यहां आने में कोई छेड़छाड़ करता है क्या? मुझे? हाँ। मैं तो कई स्टेट से पार करके आता हूँ। कहां से आते हैं आप? यूपी।
नहीं तो रास्ते में कोई छेड़ता है आपको? पहले यूपी में पिछली सरकारों में जहां से भी घुसो यूपी में यू हैव टू पे। नहीं नहीं यू हैव टू पे। मैं नहीं पूछता, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब अगर आपके पास है तो मुझे बताइए। मुझे इन्होंने कहा कि जो अकलियत है यानी जो माइनॉरिटीज है उसको खतरा है। अब ये तो यही बताएंगे, ये जो हालत है ये कह रहे हैं। इस खतरे पे वोट लेता रहा विपक्ष कि तुम्हें खतरा वोट दे दो हमें, हम कर लगे पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जवाब तो मैं तुमसे पूछ लेता हूं। उन्होंने कहा कि 67 में दंगा हुआ अहमदाबाद में, 6 महीने तक दंगा रहा, 6 महीने तक, और कम से कम उन्होंने बताया 232 या 200 से ज्यादा 234 दंगे हुए। लेकिन ये बात सच है कि 2002 के बाद नहीं हुए। प्रतीक भाई, बहुत अच्छा सवाल था और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। तो फिर मुझे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वो कोट याद आ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजा के अंदर प्रजा, प्रजा के अंदर भेद नहीं होना चाहिए। ये किसको नसीहत दे रहे थे, किसको बताने की बात कर रहे थे? क्या गलत किया? अटल जी ने कहा कि प्रजा प्रजा होती है, राजा राजा होता है और प्रजा का हर व्यक्ति राजा है। और सुनिए, मोदी जी ने भी यही कहा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास से ही देश बढ़ेगा। इस देश को, सुन लो मेरी बात, जब बात सुन लो, इस देश को, बात सुन लो, इस देश को जो लोग इस देश को अपनी भारत माता मानते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, वो भारत में रहने चाहिए। पर जो अपने देश को ही भारत माता नहीं मानते, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। प्रतीक भाई, जो बात का जवाब चाह रहे थे वो उम्मीद नहीं थी, जुमलेबाजी पे चला गया। मैं फिर इनसे कह रहा हूं कि सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट्स पढ़ी हूं, उसमें क्या कहा गया है? तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तुम्हें आज याद आ रही है? नहीं, राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट तुम्हें आज याद आ रही है? और ये बनी कब है? कांग्रेस के दौर में बनी, कांग्रेस के दौर में। तो इनसे पूछो ना। सत्ता ने हटा दिया कांग्रेस को नहीं एक्सेप्ट करा, कांग्रेस से नाराजगी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो 100 करोड़ 40 करोड़ देशवासियों की बात कर रहे हैं। क्या 140 करोड़ की जनता में देश की अकलियत नहीं आती है? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। और जो माइनॉरिटी, मैं तुमसे ही जानना चाहता हूँ तुम्हारे नहीं, मैं तुमसे चलो आज तुम बार बार अकलियत ही कर। मैं तुमसे ही सवाल पूछ रहा हूँ ना कि दिक्कत क्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हें कौन सी दिक्कत है जो तुम्हें राशन कार्ड नहीं मिला या हमें राशन कार्ड मिल गया? मुझे राशन कार्ड और चीजें ये तो चाहिए, लेकिन मुझे सामाजिक और न्यायिक हक भी चाहिए, क्योंकि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी। 140 करोड़ जनता के अंदर आपको एक शख्स नहीं मिलता आकर के कि किसी मुसलमान को टिकट दे आकर के, नहीं दिया जाता। आपको चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी पर टिकट पर, चलिए चुनाव आपको टिकट मिलेगा, आप आइए तो सही, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो मैल भरा हुआ है। एक मिनट, मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि ये सवाल जो है वहां पे पूछा जाता है। कहाँ यही सवाल? आप तो बसपा में रहे हैं ना, और वो समाजवादी में, वहां पे उल्टा हो जाता है सवाल ये हो जाता है कि हमको आ रहा हूं सर, 4 को कश्मीर में दिया था, सब हार गए। कोई बात नहीं, चुनाव जो है वो विनेबिलिटी के ऊपर से होता है टिकट। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यही मापदंड है क्या? नहीं, ठीक है, आलोचना होनी चाहिए तो सवाल तो पूछने का हक है जी। दंगों की बात हमारे साथी ने यहाँ पर करी। भाई आप बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो मैं भगा दूंगा यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो यहाँ पे डिबेट करने आए, यहाँ पे राजनीति। इन्होंने अभी दंगों की बात करी कि 2002 पे वो इतना बोले। मेरे ख्याल से मैंने भी लगभग 2.5 घंटे का उनका पूरा पॉडकास्ट सुना है। मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट वो 2002 के दंगों पे बोले, उन्होंने सब चीजें समझाई। तो मुझे एक इंटरव्यू याद आता है, आप ही के साथी रहे होंगे, मुझे नहीं पता आपकी मित्रता है कि नहीं है, करण थापर साहब, जो आज एक दूसरी संस्था के साथ है। वो इनका इंटरव्यू लेने गए। पहले तो मोदी जी ने पानी पिया, चलिए कोई नहीं, गला भी सूख सकता है, पानी पीना कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन उसके बाद बीच इंटरव्यू में वो उस इंटरव्यू को छोड़कर आ गए, क्योंकि 2002 पे जो सवाल पूछे गए थे मोदी जी से, उन्होंने उनको जवाब देने सही नहीं समझा उस समय। तो आज ऐसी क्या आन पड़ी है कि एक बाहर के जो जर्नलिस्ट भी नहीं है, वो तो पॉडकास्टर है, जो कंटेंट क्रिएटर है, उस कंटेंट क्रिएटर को आपने इतना बड़ा जवाब दिया। दूसरी बात, मैं इसका पहले इसका जवाब ले लो। मैं ऐसे कम से कम 100 जर्नलिस्ट का नाम बता सकता हूं जिन्होंने राहुल गांधी को सोनिया, मैंने सुनो मेरी बात,
नहीं, वो काउंटर दे या ना दे। तुम जर्नलिस्ट का सवाल पूछा तो जर्नलिस्ट का जवाब देने दोनों। मैं जर्नलिस्ट वाला हिस्से में, कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे, 100 लोग से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने कहा कि मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। तो क्या वो इंटरव्यू देने दिया उन्होंने, या लेने दिया, या उन्होंने दिया इंटरव्यू? अरे भाई, हम राहुल गांधी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, सोनिया गांधी का। वो कहते मैं नहीं देना चाहता आपको, मैं फला आदमी को दूंगा इंटरव्यू। मैं बात तो सुन, पहले बात तो कह लूं ना। बोले कि मैं आपको नहीं दूंगा इंटरव्यू, मैं दूंगा इंटरव्यू। राहुल गांधी कह रहे मैं इंटरव्यू दूंगा, लेकिन मैं इनको दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। की बात का जवाब दे रहा हूं मैं। राहुल गांधी जी ने एआईसीसी से 24 अकबर रोड से मुझे लगता है अभी तक 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होंगी, जिसमें आपके भी चैनल के लोग आते हैं वहां पे, और अन्य चैनल के जितने भी बीट के पत्रकार हैं वो वहां पे आते हैं और बेशक सवाल पूछते हैं, निडर होकर सवाल पूछते हैं, वो सबका जवाब देते हैं। सुनो सुनो सुनो, निडर होकर सवाल, मैं भी तुम्हें बताता हूं। वो हमारे साथ कुछ वक्त उन्होंने काम किया है, उस लेडी ने। आज दूसरे चैनल पे है। राहुल गांधी जी उनका भी नाम जानते हैं, कांग्रेस वाले भी उनका नाम जानते हैं, और आप भी उनका नाम। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा उनसे टोक के, आप बैठ जाइए। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही थी। तो यकीनन देखिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं सीधे मुद्दे पे आना जी, महत्वपूर्ण बात। हाँ। एक मिनट रुकिए ना। आपने करण थापर का लिया, और मैंने आपको दूसरा बता दिया। देखिए, दंगों पे होता क्या है ना, हर आदमी अपना वर्जन रखने का प्रयास करता है। 2002 में दंगे जब हो रहे थे, गुजरात के सीमावर्ती 3 प्रदेशों में किनकी सरकार थी? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। अगर मान लीजिए मेरे पास अभी अटैक होता है, मैं मदद किससे मांगूंगा? प्रतीक जी से। ऑफिशियल फैक्स भेजा जाता है गुजरात की सरकार के द्वारा उन तीनों प्रदेश की सरकारों को कि हमें फोर्सेस भेजिए। तीनों कांग्रेस शासित प्रदेश की सरकारें फोर्स भेजने से मना कर देती है। आज जो बहस थी, जो बातचीत थी, एक्चुअली में बातचीत थी, वो आलोचना, समालोचना और आरोप से शुरू हुई थी। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि आलोचना नहीं हो पाई, समालोचना तो बहुत दूर की बात थी, और आरोप जो थे, हाँ जी, आरोप लग रहे थे। महंगाई पे बोलूंगा सर। हाँ, जरूर बोलिए, महंगाई पे ही बोलना चाहिए आपको। दरअसल आरोप ही आरोप लगते रहे। हाँ, हालांकि मैंने कोशिश जरूर करी, और ये बात हो रही थी इस मुद्दे पर लेकर कि जो पॉडकास्ट किया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जो उस पर बोला, उसमें तमाम सारे मुद्दे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बोला, आरएसएस पे बोला उन्होंने, पाकिस्तान पे बोला, पाकिस्तान के अलावा उन्होंने चाइना पे बोला, चाइना के अलावा उन्होंने बात करी, पूरे इंटरनेशनल एरेना पे बात करी, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बात करी। लेकिन वो बात कहां से कहां तक घूम गई, ये खुद मैं भी नहीं। हालांकि होना ये चाहिए कि नियंत्रण होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मुझे ही रखना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये जनता के बीच का प्रोग्राम है, जनता भी उसमें इन्वॉल्व रहती है, तो एक आधा बीच में बोलता है तो फिर वो आगे निकल जाती है। खैर, मैं फिर से कोशिश करता हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। आपको भी कुछ बोलना है क्या? अच्छा, बहुत अच्छी बात। कहां से आना हुआ आपका? मुखर्जी नगर से। मुखर्जी नगर से। क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, कुछ कहना है आपको? थैंक यू। थैंक यू। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम देखना है आपको, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कुछ प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है? कुछ बोलना भी है? अच्छा, क्या बोलना है? एक तो सबसे पहले मैंने आपका धन्यवाद करना है, आपके चैनल के माध्यम से जो हमने परसों बात कही थी, वो बात पुरानी हो गई। अब तुरंत बोलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। नई बात मुझे ये कहनी है कि वही मेरे पहाड़ की वेदना है जो मुझे कहनी है। आज के समय में भी हम लोग वहाँ पे बहुत परेशान हैं, जंगली जानवरों से विशेषकर परेशान हैं। और कल ही मेरे गांव के नज़दीक एक तोलू ग्राम है, उसमें बिरगना ग्राम सभा का वो गांव है, और उसमें कल ही रीछ से भालू ने एक आदमी को मतलब बिल्कुल जान से ऑन द स्पॉट मर गया है। तो ये दरअसल आबादी और जानवर, इनका संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी बेटा बोलो। सर, मेरा नाम महेश है, ये मेरा दोस्त है, उत्तराखंड से। इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसका पूरा सर खुल गया है, और मैं इसकी हेल्प चाहता हूँ। मैं कई बार प्रधानमंत्री के और दफ्तर भी गया हूँ, हर जगह गया हूँ, हर नेता से, हर अभिनेता से मैंने बात की है, कोई भी इसकी मदद नहीं। अभी कहाँ है ये? अभी सर ये दिल्ली में ही है सर। कहाँ पे? इसकी हेल्प चाहिए सर। नहीं, अभी ऑपरेशन हो गया इसका? हाँ, ऑपरेशन हो गया है सर, लेकिन इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा सर। प्रोग्राम के बाद जी लोहिया जी। प्रतीक भैया, मैं विषय पे ही रहना चाहूंगा। हाँ। आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र की एक ताकत है, और मुझे लगता है जो नया भारत है इसमें आरोप लगाने की कोई सीमा तो किसी की बची नहीं है।
एक कालखंड वो भी था जिसमें चाहे पत्रकारिता हो, चाहे आम जनमानस हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो उनको जेल में ठूस दिया गया था। एक समय वो भी था। दूसरी, आज जो नया भारत है, आज उसमें खुलकर पत्रकार भी अपनी बात रखते हैं, आप आम जनमानस भी अपनी बात रखते हैं, लेकिन आरोपों की भी एक सीमा तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। प्रतीक जी, अब चौकीदार चोर किसने कहा? ये आरोपी तो थे ना लोगों के, ये बोलने की आजादी तो थी ना। और प्रधानमंत्री को दूसरा जन्म लेना होगा मुझे हराने के लिए। मैं तो इस बात पे आना चाहता हूं कि वो पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने जो बात कही कि उन्होंने कहा कि वो तो न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो जाते यूक्रेन और रशिया पे, वो उन्होंने अपना क्लाउड यूज किया और वहां पे उन्होंने उस चीज की मध्यस्थता की। मैं तो यहां पर आना चाहता हूं, मैं आरोप पे जाना ही नहीं चाहता। नहीं, बात आरोप प्रत्यारोप की, लोकतंत्र में विपक्ष को बोलने की आजादी, ये सारे बात, लेकिन एक बात देखिए ना, जब प्रधानमंत्री ने भारत के इस कोने से लेकर और विश्व के उस कोने तक पूरी बातें उन्होंने जो 1.5 घंटे का अपने जो ब्रॉडकास्ट किया था, उन्होंने पूरे विश्व की बात उन्होंने की है और इतनी सुंदर बात की है कि जिसने भी सुनी होगी उसने अपने आप को बहुत सम्मानीय और बहुत गर्व महसूस किया होगा। बोलने की आजादी केवल मुल्क को नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को भी है। पिछले इलेक्शन में डंके की चोट पे सीना ठोक के कहा 2500 रुपए देंगे महिलाओं को, अभी तक नहीं मिला जो डेट दिया पास कर गया। 500 रुपए, 5 गरीब महिलाओं को बोला था, क्या बात बोल रहे हो? गरीब महिलाओं को मिल रहा है, जनगणना हो रही है, उनका बिल बन रहा है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, जनता को गुमराह करने के